दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। 4 जून की तारीख का इंतजार सबको है, क्योंकि 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। 4 जून के चुनावी नतीजे की बिसात को बिछाने के पहले जो तैयारियां होती है, जो राजनीतिक विमर्श का स्तर होता है, राजनीतिक दलों की तरफ से जो घमासान होता है, वो घमासान अब शुरू हो चुका है। ईडी का खेल भी शुरू हो चुका है। लेकिन हम आज ईडी के खेल की चर्चा नहीं, आज चुनावी घमासान की चर्चा नहीं, बल्कि इस चुनावी घमासान के बहाने जो पार्टियों के अंदर खेल चल रहा है, एक राजनीतिक दल के अंदर जो खेल चल रहा है, उस खेल की पहली कड़ी यानी उत्तर प्रदेश की सियासत, भारतीय जनता पार्टी की सियासत, और इस भारतीय जनता पार्टी की सियासत में योगी आदित्यनाथ की संभावित भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। क्या होगा योगी आदित्यनाथ का? क्या 4 जून के बाद वो मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? क्या वे 5वें ऐसे छत्रप होंगे जिन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में राजनीतिक रूप से निपटा दिया जाएगा? इन सब परिस्थितियों को एक एक कर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिर वो कैसे हालात बनते दिख रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ के लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने में संदेह उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आप जानते हैं, उनकी रणनीति को जानते हैं, उनके काम करने के तरीके यानी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के वो शीर्ष चेहरे, चाहे उनकी लोकप्रियता गिरी हो या बरकरार हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनसे लोकप्रिय कोई चेहरा नहीं है मौजूदा दौर में। इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये भारतीय जनता पार्टी की जगह ले चुके हैं, ये स्वीकार करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से 4 छत्रप बारी बारी निपटाए गए, पहले बीएस येदियुरप्पा जिन्होंने दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का पैर जमाया था, उन्हें निपटाया गया। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, फिर वसुंधरा राजे और रमन सिंह, ये चारों 8 साल, 10 साल, 15 साल के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी से थोड़ा भी कम प्रशासनिक अनुभव नहीं रखते थे, उन नरेंद्र मोदी से जो 2014 में दिल्ली आए थे। लेकिन ये चारों आला कमान की आंख में इसलिए खटकते थे क्योंकि इन चारों की हैसियत, इन चारों का काम करने का तरीका, इन चारों की लोकप्रियता, इन चारों का जनाधार और इन चारों की भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े हिस्से के अंदर स्वीकार्यता कम से कम इतनी जरूर थी कि इनको सत्ता में रहते हुए बहुत आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। तो क्या इन चारों के बाद अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है? हालात बहुत कुछ इधर ही ऐसे ही संकेत कर रहे हैं, और हालात इसलिए भी ऐसे दिख रहे हैं कि जरा भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति या संसदीय बोर्ड की जिसकी भी बैठक हो रही है, कैंडिडेट का सिलेक्शन जैसे किया जा रहा है और चुनाव जिस तरह से लड़ने की तैयारी हो रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ की कितनी चल रही है वो अब सबके सामने है। प्रशासनिक रूप से योगी आदित्यनाथ को किस तरह से पंगु बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है, वो भी सबके सामने है। यानी धीरे धीरे कर पर कतरने की शुरुआत। योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को उत्तर प्रदेश के मामले में, यूपी के संदर्भ में समझने के लिए इस बात को समझना सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि किन हालातों में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब जाकर ये बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि नरेंद्र मोदी की यदि तीसरी ताजपोशी हुई तो योगी आदित्यनाथ का सियासी भविष्य क्या होगा। याद कीजिए 2017 का वो दौर जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, अमित शाह तो पार्टी के अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, और 3/4 से ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में हासिल किया। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और वो समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन था, और यूपी को ये साथ पसंद है का नारा भी लगना शुरू हो चुका था। भले ही बाद में वो गठबंधन कितना कारगर रहा वो इतिहास का विषय हो सकता है, लेकिन वर्तमान यही था उस चुनाव का, उस वक्त, उस चुनावी नतीजे का उस वक्त, कि भारतीय जनता पार्टी 3/4 से ज्यादा बहुमत से आई थी। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया। सीएम का चेहरा वो घोषित नहीं हुए थे, लेकिन जनता के बीच ये पूरी उम्मीद थी
कि अघोषित रूप से केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के सीएम कैंडिडेट होंगे। पिछड़े वर्ग से आते थे, पिछड़े वर्ग के एक प्रभुत्वशाली मौर्य समाज से आते थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को सीएम नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा ओबीसी छत्रप होने का नरेंद्र मोदी का दावा पार्टी के अंदर ही कमजोर पड़ता, और पार्टी के अंदर से ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ताकतवर हो सकता था जिस तरीके से एक दौर में कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी इस खतरे को पहचानते थे, राजनीतिक खतरे को, लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम ही बनाया गया। मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ का चुनाव कैसे हुआ, यह भी बड़ा दिलचस्प है। केशव प्रसाद मौर्य को तो नहीं चुना गया, मनोज सिन्हा का नाम सामने आया, लेकिन मनोज सिन्हा, पता है कि उत्तर प्रदेश में उनका जातीय समीकरण बहुत मजबूत नहीं है, बेहद कम जनसंख्या वाले समुदाय से वो मंडल पॉलिटिक्स वाले स्टेट में ताल्लुक रखते हैं, और उस लिहाज से नरेंद्र मोदी पर उनकी निर्भरता ज्यादा होती। वो मंडल पॉलिटिक्स के दायरे में भी नहीं आते थे, लिहाजा मनोज सिन्हा को भेजने का फैसला करीब करीब कर लिया गया था। लेकिन मनोज सिन्हा नहीं गए। राजनाथ सिंह और संघ से जुड़े उस वक्त के एक बड़े पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल का नाम लिया जाता है कि उन्होंने वीटो कथित तौर पर लगाया, तब जाकर के मनोज सिन्हा का नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चाहने के बावजूद तय नहीं हुआ। तब नाम लाया गया योगी आदित्यनाथ का, और मकसद क्या था? मकसद एक था कि चुनावी हिंदुत्व की विरासत को एक भगवा चोले में संत समाज से आने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से इस प्रकार से सामने रखा जाए जिससे नरेंद्र मोदी के आगामी लोकसभा चुनाव में आगे उनकी बढ़त को बरकरार रखा जा सके। दूसरा मकसद था उत्तर भारत की प्रभावशाली ठाकुर राजनीति में, ठाकुर पॉलिटिक्स में, यानी राजपूत पॉलिटिक्स में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनाथ सिंह ने अपनी बढ़त बना रखी थी, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। ये दोनों कोशिशों के तहत योगी आदित्यनाथ का चुनाव किया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए, योगी आदित्यनाथ की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, काम करने का तरीका है, उसमें उनको रबर स्टाम्प नहीं बनाया जा सकता था। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि योगी आदित्यनाथ भूपेंद्र पटेल या भजन लाल शर्मा या विष्णुदेव साय या मनोहर लाल खट्टर या फिर मोहन यादव हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ उसी तरह से सत्ता का संचालन करने की कोशिश करते रहे, यूं कहें कि करते रहे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 12.5 साल तक गुजरात की सत्ता का संचालन किया था। आला कमान का मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं था। फर्क सिर्फ इतना है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ उस मजबूती से नहीं खड़ा है जिस मजबूती से नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा था, और जिस मजबूती से संघ के खड़ा होने के बाद नरेंद्र मोदी और संघ की दूरियां बनी, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी भूमिका इतनी मजबूत कर रखी थी, कॉरपोरेट लॉबी उनके पक्ष में इस ढंग से खड़ी थी कि पोस्ट प्रमोद महाजन, यानी प्रमोद महाजन के अवसान के बाद के दौर में भारतीय जनता पार्टी को एक तो केंद्र की सत्ता चली गई, और दूसरा आर्थिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की निर्भरता थी, उस निर्भरता के लिए गुजरात में मुख्यमंत्री को न छेड़ा जाना, एक ऐसे मुख्यमंत्री को न छेड़ा जाना जो गुजरात के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक इंतजामात में भी तुरुप का इक्का हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी के सर्वाइवल का कारण बना, पॉलिटिकल सर्वाइवल का। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ चुनावी हिंदुत्व के आइकॉन के रूप में स्थापित करने की कोशिश जरूर उन्हें की गई, लेकिन वो हिंदुत्व कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों की नजर में एक ठाकुरवाद, एक राजपूतवाद के रूप में सामने आने लगा। और उस हिंदुत्व को देखते हुए और इस तरह से उनकी छवि को बनने या बनाने की कवायद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगा कि एक तरफ तो वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन रहे हैं, अमित शाह के लिए कथित तौर पर चुनौती बन रहे हैं, भाजपा के भावी उत्तराधिकार के फैसले में, उस परिस्थिति में अमित शाह के सामने जो दो प्रतिद्वंदी हो सकते थे, एक देवेंद्र फडणवीस, दूसरे योगी आदित्यनाथ। देवेंद्र फडणवीस करीब करीब राजनीतिक रूप से निपटाए जा चुके, लेकिन योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स, उत्तर भारत की कास्ट पॉलिटिक्स, जाति की राजनीति, उस राजनीतिक मजबूरी के तहत 4 जून तक तो बना करके रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनिवार्यता सी बन गई है।
कि 4 जून तक भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को नहीं छेड़ सकती, लेकिन पर कतरने की कवायदे अपने स्तर पर है। योगी आदित्यनाथ का घोड़ा, राजनीति का घोड़ा उनका सरपट लखनऊ से दौड़ता हुआ दिल्ली तक पहुंच जाए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कभी नहीं चाहेंगे। और जब वो ये नहीं चाहेंगे तो स्वाभाविक है कि पर कतरने की कोशिशें होती। विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्हें सत्ता दोबारा सौंपी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी, सत्ता नहीं सौंपी जाती तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर उस परिस्थिति में ज्यादा गहरा धक्का पहुंच सकता था, जिस परिस्थिति में चुनाव हारने के बावजूद समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल 5 या 5.5% वोट ही बीजेपी से पीछे था। 37% वोटों तक समाजवादी पार्टी का गठबंधन करीब करीब पहुंच चुका था। तो इस हालात में योगी आदित्यनाथ को कम से कम लोकसभा चुनाव तक न छेड़ने का फैसला हुआ। लेकिन जरा प्रशासनिक हालात को देखिए। दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य के चीफ सेक्रेटरी, रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगातार सेवा विस्तार दिया जा रहा है और वो दिल्ली से भेजे गए थे, रिटायरमेंट के 2 महीने पहले भेजे गए थे, यानी वो दिल्ली दरबार के आदमी है, योगी आदित्यनाथ के आदमी नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जिन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली दरबार क्लियरेंस नहीं दे रहा, मंजूरी नहीं दे रहा। योगी आदित्यनाथ जिन्हें डीजीपी बनाना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली दरबार मंजूरी नहीं दे रहा। वरना आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश के सबसे बड़े सूबे जहां से 80 लोकसभा सीटें आती है, उस राज्य में तकरीबन 2-2.5 सालों से कोई परमानेंट डीजीपी नहीं है, कोई परमानेंट चीफ सेक्रेटरी नहीं है। ये 2 महत्वपूर्ण पद, पुलिस महकमे का सूबे का मुखिया और राज्य के प्रशासनिक महकमे का सूबे का मुखिया, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, दोनों एडहॉक बेसिस पर, एक कार्यवाहक को सेवा विस्तार, एक रिटायर हो चुके को सेवा विस्तार दर सेवा विस्तार मिल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कार्यवाहक डीजीपी लगातार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां भी दिल्ली दरबार से क्लियरेंस नहीं है। जो नाम योगी आदित्यनाथ भेजते हैं उस पर कहीं ना कहीं वीटो लगता है, लिहाजा कार्यवाहक से काम चलाया जा रहा है। प्रशासनिक मुद्दा है, जिन्हें प्रशासन की समझ है उन्हें पता है कि किस प्रकार से एक मामले में डीओपीटी की, चीफ सेक्रेटरी के मामले में, वहां से जो पैनल जाता है उसमें 3 नामों पर विचार करके दिया जाता है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप इसमें से बना लीजिए, और एक में यूपीएससी की भूमिका होती है। तो इन दोनों भूमिकाओं को देखते हुए दिल्ली में जो हालात है और लखनऊ में जो हालात है, काम चल रहा है कहीं रिटायर्ड से तो कहीं कार्यवाहक से। तो ये प्रशासनिक मसले रहे। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाना हो, योगी आदित्यनाथ ने अंत तक जितना रोक सकते थे रोका। अरविंद शर्मा, प्रधानमंत्री के बेहद दुलारे, ब्लू आइड बॉय कहे जाने वाले ब्यूरोक्रेट, उन्हें मंत्री बनाना हो, लंबे समय तक रोका। और कहा तो यह भी जाता है कि दिल्ली दरबार चाहता था कि अरविंद शर्मा को गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय यूपी में दे दिया जाए, यानी डीएमएसपी का पूरा मामला उनके हाथों में चला जाए। योगी आदित्यनाथ ने यह होने नहीं दिया। और अब चूंकि प्रशासनिक मामले पर योगी आदित्यनाथ की पकड़ ढीली करने के लिए दिल्ली ने पूरी तैयारी कर रखी है, इस बीच राजनीतिक तौर पर भी योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कवायद अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मामला वीके सिंह का ही है। गाजियाबाद की सीट, 2 बार के सांसद, पूरी यूपी में संभवतः सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद, उनका टिकट कट गया। टिकट कटने के पहले केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक के लिए जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, तो अंदर खाने की सूत्रों की माने, भाजपा के अंतःपुर की खबर रखने वाले लोगों की बातों पर यकीन करें तो वीके सिंह को बचाने के लिए, उनका टिकट बचाने के लिए बहुत तगड़ी लॉबिंग की गई थी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बावजूद वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। उससे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें, जो लोग पूर्वांचल की राजनीति, गोरखपुर इलाके की राजनीति को समझते हैं, उन्हें यह पता है कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी जो केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं, इन दोनों के इक्वेशन किस लेवल पे है। दोनों एक दूसरे को रत्ती भर भी नहीं सुहाते। लेकिन प्रधानमंत्री जब गोरखपुर इलाके के दौरे पर जाते हैं तो पंकज चौधरी के घर पर जाते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत किस दिशा में है। और जिस दौर में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी में एक विमर्श यह भी शुरू हो गया था कि क्यों न लोकसभा चुनाव के पहले ही
पंकज चौधरी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान दे दी जाए और योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पा ली जाए, क्योंकि कुर्मी पॉलिटिक्स को भारतीय जनता पार्टी यूपी और दूसरे राज्यों में साधना चाहती थी। लेकिन उसके खतरे दूसरे थे। खतरा यह था कि फिर राजपूत पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ता। राजपूत मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूपी और यूपी के बाहर भी जा सकते थे। लिहाजा बीजेपी ने उस प्लान को त्याग दिया और नीतीश कुमार को मान मनौवल कर वापस लाने की कवायद में पूरी ताकत झोंक दी, ताकि कुर्मी पॉलिटिक्स को भी बिहार और बिहार के बाहर यूपी तक साधा जा सके। तो पंकज चौधरी का मामला, ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा टेनी का मामला आप देख लीजिए। इसी तरह से रवि किशन जो गोरखपुर के सांसद हैं, कतई योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं करते, ऐसी बात भाजपा के अंदर के लोग बोलते हैं। लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सीट पर, जहां से योगी आदित्यनाथ खुद 5 बार सांसद रहे, गोरखपुर की सीट, वहां से भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता और रिमोट से लहंगा उठाने जैसे अश्लील गाने गाने वाले, अश्लील गानों पर थिरकने वाले रवि किशन को टिकट दे दिया गया। रवि किशन को टिकट तो दे दिया गया, पंकज चौधरी को भी टिकट दे दिया गया, लेकिन उस इलाके में तकरीबन 8, 9 या 10 सीटें हैं, उस पर अब तक टिकटों का फैसला नहीं हुआ है। और इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नामों को स्वीकृति दी जाए, उनके पसंदीदा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए या नहीं उतारा जाए, इसको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा उम्मीदवारों को उतारने का मतलब होगा कि दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा 272 के नीचे बीजेपी का फंसा, तो योगी आदित्यनाथ समर्थक सांसदों की भूमिका नरेंद्र मोदी के लिए एक एक सांसद महत्वपूर्ण होंगे। तो क्या अभी से उन्हें मौका दिया जाए? और जब उनके समर्थक सांसदों की दिल्ली में जरूरत होगी, फिर 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाने की जो कथित कवायद बीजेपी के अंदर चल रही है, उस कवायद से फिर पीछे हटना पड़ सकता है। तो ये रस्सा कसी बीजेपी के अंदर है। योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका लगातार आनंदीबेन पटेल, जो नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री बनी थी गुजरात की, नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी मानी जाती है, विश्वास पात्र मानी जाती है, लगातार वही उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनकर है। दूसरे राज्य में राज्यपाल लगातार बदल रहे हैं, लेकिन आनंदीबेन पटेल लगातार है। क्यों है इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ताकि लखनऊ और लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश पर दिल्ली के कंट्रोल को ढीला न होने दिया जाए और योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल को एक बार फिर से ताकतवर रूप से सामने न आने दिया जाए। ये कवायद, एक तरफ आनंदीबेन पटेल की तैनाती, दूसरी तरफ अरविंद शर्मा के लखनऊ में मौजूदगी, तीसरी तरफ दुर्गा शंकर मिश्रा के रूप में नई दिल्ली के आदमी की रिटायरमेंट के बाद भी चीफ सेक्रेटरी के पद पर सेवा विस्तार के माध्यम से मौजूदगी, और चौथी तरफ योगी आदित्यनाथ के करीबियों का टिकट काटने की पूरी कवायद। यह साफ जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा का आलाकमान मौजूदा दौर में बेहद गंभीर है। इतना गंभीर है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद, महीनों की बात छोड़ दीजिए, हफ्तों की बात भी छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कितने दिनों तक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सलामत रहेगी, इस बात को लेकर अब राजनीतिक हलकों में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी चल रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ ये सब आसानी से होने देंगे। जिस दौर में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर शक की निगाहों से देखना शुरू कर चुके थे, यानी 2008-9 का दौर, उस दौर के गुजरात से आने वाले लोकसभा सीटों को देखिए। 2009 का ही साल था, 26 सीटें नरेंद्र मोदी अपने लिए मेहनत करके लाते हैं गुजरात से, 2 बार से ला रहे हैं। क्या हुआ था 2009 में? आर्थिक रूप से भी कहा जाता है कि शायद उतनी मदद नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं पहुंचा पाए। राजनीतिक तौर पर भी गुजरात में 26 में 11 सीटें कांग्रेस ले गई थी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने से नरेंद्र मोदी को बखूबी पता था कि भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का रास्ता ब्लॉक हो सकता है। भविष्य में आडवाणी का उत्तराधिकार किसी आडवाणी समर्थक नेता, मसलन सुषमा स्वराज या शिवराज सिंह चौहान को जा सकता है, और क्या पता गुजरात की गद्दी भी सलामत ना बचे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बने, नरेंद्र मोदी की गद्दी सलामत बच गई।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस कहानी को इस रूप में भी देख सकते हैं कि अगर जिस प्रकार का रोल कल्याण सिंह ने 1999 के लोकसभा चुनाव में निभाया था, भाजपा को 60 से लाकर 29 पर, 58 से लाकर 29 पर पटक दिया था। अगर उस दौर में बिहार, आंध्र ने, अविभाजित आंध्र और अविभाजित बिहार ने एनडीए को संभाल कर सत्ता तक नहीं पहुंचाया होता, लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में विपक्ष में चले गए होते, तो मुख्यमंत्री पद से जो कुछ ही दिनों के बाद कल्याण सिंह हटा दिए गए थे, सपने में भी कोई नहीं सोच सकता कि कल्याण सिंह को कोई मुख्यमंत्री पद से हटा भी सकता था, अगर भाजपा विपक्ष में चली गई होती 99 में। तो ये दोनों उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि लखनऊ और दिल्ली के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शतरंज की बिसात पर, राजनीतिक शतरंज की बिसात पर जो सह और मात का खेल चल रहा है, उस सह और मात के खेल में प्यादा कौन है, वजीर कौन है और घोड़े की ढाई घर की चाल कौन चल रहा है? क्या दिल्ली चल रही है? क्या लखनऊ चल रहा है? क्या कथित गुजरात लॉबी चल रही है? या इन सब के बीच संघ अपनी भूमिका को उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में हस्तक्षेप करने की दिशा में बढ़ते हुए आगे देख रहा है? इन सब का जवाब मिलेगा, लेकिन इंतजार करना होगा 4 जून तक। इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।